नमस्कार दोस्तों। इस समय आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप अनावश्यक चीज़ों में उसे बर्बाद कर दें। इससे ना तो तैयारी होगी और ना ही सिलेक्शन होगा। अभी आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत है और उन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है जो पढ़ने में कम हो लेकिन क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा आते हैं। मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको 35 वर्ष वाली नोट दी है और पिछले साल सबूत दिखाया था। 118 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे। लगातार 4 साल उसमें सबूत दिखा रहा हूँ। अब 35 साल वाली नोट के साथ फैक्ट बुक सीरीज जुड़ गई है, इसकी नोट दी जा रही है। तुरंत नोट लेके इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। मैं हर साल सबूत दिखाता हूँ, फिर से दिखाऊंगा। मेंस की नोट तो दी ही जाती है, करेंट अफेयर की भी नोट आपको दी जा रही है और साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का लाभ आपको मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस का लाभ आपको मिलेगा। तो अब देर मत करिए, स्मार्ट बनिए, टू द पॉइंट वही चीज़ें पढ़िए जो सच में आपके काम की हैं। वरना पढ़ने के लिए दुनिया भर की चीज़ें, आप उनमें खो जाएंगे, सिलेक्शन कतई नहीं होगा। नोट लेने के लिए सीधी सी बात यह है कि आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आप जानकारी लीजिए, तुरंत नोट लीजिए और जल्दी से तैयार कर लीजिए। नोट इतनी संक्षिप्त है कि आप बहुत आसानी से बहुत कम दिनों में तैयार कर सकते हैं और एक ही दिन में कई कई बार रिवाइज कर सकते हैं। नोट लेने का दूसरा तरीका है कि आप कमेंट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर ऐप का लिंक है, वहाँ से भी आप नोट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? ये ध्यान दीजिएगा, इस बार पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शंस हैं, लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में या फिर वाराणसी में। नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, सोच लिया? एक बार फिर याद दिला देता हूँ कि अलग से एक पेज लेकर बैठिए और नोट करते चलिए कि आपका उत्तर सही हुआ या गलत हुआ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। जो क्वेश्चन सही हो जाएगा उस पे आप खुश हो जाएंगे, इसकी वजह से वो याद रहेगा, और जो गलत हो जाएगा उसमें थोड़े से आहत होंगे, उसकी वजह से वो याद हो जाएगा। तो दोनों तरह से आपका फ़ायदा है। या फिर ऐसे ही इनएक्टिव बैठे रहेंगे, बस देख रहे हैं, चल रहा है वीडियो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। वीडियो जैसे ही समाप्त होगी, इसमें से आधे से ज़्यादा तो तुरंत भूल जाएंगे आप। इसीलिए आप ये काम ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए, अपना आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है ए, लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है और ये केंद्र जो है मौसम के बारे में जानकारी देगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसका ध्यान रखिएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं, सटीक जानकारी मिलेगी, स्थानीय स्तर पर पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। ये सारी बातें इसमें हैं, ये तथ्य आपको याद रखना है। कभी कभी राज्य भी पूछा जाता है, तो ये पूछा जाए किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो यूपी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत एक तो यही पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन दृष्टि का संबंध किससे है। इसके अंतर्गत एडवांस्ड सर्जिकल आई कैंप किस राज्य में शुरू किया गया है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो फिलहाल इसका जवाब आप दीजिए, फिर हम बात करेंगे। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, सोच लिया? देखिए, इसका प्रारंभ किया गया है झारखंड में, और इसी को थोड़ा अलग तरीके से पूछना हो तो ये पूछा जा सकता है कि इससे क्या हो जाएगा, क्यों किया गया है। इसका उद्देश्य है भूतपूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों को उन्नत नेत्र चिकित्सा और निःशुल्क शल्य चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इस ऑपरेशन दृष्टि की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के प्रमुख डिजिटल दस्तावेज मंच डिजी लॉकर, इस बार यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ये आपको बताना है। 2014, 15, 16 और 17, 4 ऑप्शंस हैं। बताइए डिजी लॉकर की शुरुआत कब की गई थी? बहुत सारे फॉर्म्स भरते समय इसकी ज़रूरत होती है डिजी लॉकर की, तो आपने सोच लिया? देखिए, इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में, और इसका मतलब ये है, मतलब डिजी लॉकर इसलिए बनाया गया है कि ज़रूरी दस्तावेज आप उसमें रख सकते हैं। ठीक है, और वो सुरक्षित रहेंगे। सरकार ने प्लेटफॉर्म बनाया है, तो इस एंगल से उसको बनाया गया था। ठीक है, बाकी कुछ खास इसमें नहीं है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। हाँ, ये बताइए, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 500 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय
सैन्य ड्रोन प्रौद्योगिकी हब किस राज्य में स्थापित करने की बात की है, कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। सोच लिया? नोट भी कर लीजिए, सिर्फ सोचिएगा मत। इसका सही उत्तर है ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में, अब कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, आईआईटी कानपुर बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं और यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। तो आईआईटी कानपुर में 500 करोड़ रुपए की लागत से, और ये भी पूछा जा सकता है कि कितने करोड़ रुपए की बात हो रही है, कितना इसका बजट कितना है। यहाँ पर राष्ट्रीय सैन्य ड्रोन प्रौद्योगिकी हब स्थापित करने की बात दी है, मतलब कि यह स्वीकृति मिल गई है। यह हब सैन्य ड्रोन, पेलोड, डेटा सिंक, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, ये सारी चीज़ें काम करेगा। कुल मिला के ड्रोन प्रणालियों से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ यहाँ बनाई जाएंगी, ठीक है। और यह उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे को मजबूती प्रदान करेगा। आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये सब बातें सामान्य हैं। ये बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 4 नाम हैं, प्रोफेसर सुब्रत दास, श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह, डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय और डॉक्टर माधवन मुकुंद। ये 4 नाम हैं। इस तरह के क्वेश्चंस, कम से कम 2 क्वेश्चन तो हर साल आते हैं। जो रिसेंटली कोई चर्चा में व्यक्ति है, चाहे नियुक्ति हुई है, चाहे उनको कोई पुरस्कार मिला है, या बहुचर्चित थे, निधन हो गया है, तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बताइए, किनको नियुक्त किया गया है सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष? आपने नाम सुना इनका, सैबल चट्टोपाध्याय का। उन्हें नियुक्त किया गया है, उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए और इसका जवाब दीजिए। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो कौन थे? दक्षिण भारत में किन 2 राज्यों को उसने जीता था? पहले नंबर पर है अहमदनगर और बीजापुर, बीदर और बीजापुर, बीजापुर और गोलकुंडा, गोलकुंडा और अहमदनगर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। फैक्ट बुक में भी ये तथ्य आपको मिल जाएगा, 35 साल वाले नोट में भी मिल जाएगा। आपके पास नोट है, बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करते रहिए, उसका लाभ अभी मिलने वाला है आपको। देखिए, इसका सही उत्तर है बीजापुर और गोलकुंडा। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, कुछ और तथ्य मिल जाएंगे आपको। 1652 में, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया, ये महत्वपूर्ण तथ्य, ये लाइन याद रखिएगा, तो उसने गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और गोलकुंडा को 1687 में, बीजापुर को 1686 में इसने जीत लिया था। और कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। ये तो एक्स्ट्रा जानकारी है, अब क्या पता पूछ ली जाए, लेकिन ठीक है। अच्छा, मुग़ल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऐसे प्रश्न खूब आते हैं। कुछ अधिकारियों के नाम या जो प्रांतों के नाम होते थे उनका क्या उस समय क्या नाम था, चाहे आप उसको फ़ारसी भाषा में कहिए, उर्दू में, तुर्की में, जो भी। तो ज़िले को किस नाम से जानते थे? अहर, विश्यास, सूबा या सरकार? अगर आपने यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा कि इससे क्वेश्चन पहले पूछा गया, थोड़ा सा अलग था लेकिन पूछा गया था इस तथ्य को लेकर। इसका सही उत्तर है सरकार। मुग़ल प्रशासन के दौरान जो ज़िले होते थे उनको सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा, जो प्रांत है, कई सरकारों में बटा होता था, ठीक है। जैसे कोई राज्य अलग अलग ज़िलों में बटा हो, इस तरह से सरकार को फिर परगना में बांटा जाता था या फिर उनको महल भी कह दिया जाता था। तो ये क्रम यूपीएससी ने बेसिकली पूछा था, इनको बड़े से छोटे के क्रम में। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रांत, प्रांत के बाद सरकार, सरकार के बाद परगना या महल। चलिए, ये बताइए, बंदी जीवन किसने लिखा था? ये
कई बार पूछा गया है। इसके लेखक कौन हैं बंदी जीवन के? दीनबंधु मित्र, हेमचंद्राकर, राम प्रसाद बिस्मिल, शचीन्द्र सान्याल। ये भी याद करना पड़ेगा, बुक्स वाली लिस्ट आपको दी गई है, वहाँ से रट लीजिए, क्योंकि अलग अलग एक एक करे याद करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। पूरी लिस्ट एक साथ याद कर लेंगे तो बड़ी आसानी होगी। एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो 35 साल वाली नोट है जहाँ पर इतिहास समाप्त होता है, वहाँ पर एक लिस्ट दी गई है। लगभग मान के चलिए 15-20 घटनाएँ हैं, कौन सी घटना कब घटी थी, और 4 सालों से मैं दिखा रहा हूँ जब भी क्रम वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कौन सी घटना कब घटी थी, वो वहीं न उसी में से कहीं न कहीं से आ जाते हैं। पिछले साल भी मैंने दिखाया था, उसके पहले भी दिखाया था, उसके पहले भी दिखाया था। तो वो लिस्ट याद कर लीजिएगा, आधा घंटा लगेगा रटने में, रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए मैंने याद दिलाया क्योंकि अब उस तरह के क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं। फिलहाल इसका बताइए, बंदी जीवन सोच लिया? देखिए इसका सही उत्तर है, शचीन्द्र सान्याल ने ये किताब लिखी थी। और ठीक है, बाकी सामान्य सी बात है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आने वाला था, उसकी झलक मैंने आपको पहले दे दी थी। तो इन घटनाओं को सही क्रम में लगाना है कि कौन घटना पहले घटी थी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ठीक है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन। इसमें मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। वैसे ये उन्हीं को ज़्यादा सपोर्ट करेगा ये ट्रिक जिन्होंने कुछ तो पढ़ा है। जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जब इसको पढ़ते हैं तो थोड़ा-थोड़ा आइडिया होता है कि यार ये घटना तो बहुत पहले हुई थी, ये घटना सबसे बाद हुई थी, बीच में पता नहीं क्या है घाल-मेल, लेकिन चारों में से कोई एक ऐसा दिख जाएगा आपको अगर आपने पढ़ाई किया है कि ये घटना लग रहा है इनसे पहले हुई थी। बाकी इसके बीच में घटनाएँ हुई थी, लेकिन एग्ज़ैक्ट वर्ष मुझे पता नहीं है। तो पहले और अंत वाला जब आप जान जाते हैं तो कूट बनाना आसान हो जाता है कि ये तो पहले नंबर पे ही आएगा, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। फिलहाल आपने देख लिया है, कूट भी देख लीजिए, अपना उत्तर चुन लीजिए और फिर हम लोग साथ में मिलकर नकल करते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 30-31 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह उसके बाद आया था। ये 40-41 की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। और क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, मार्च-अप्रैल में। और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में आया था उसी साल। तो इसमें कुछ लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, 1942 में तो ये मार्च-अप्रैल में आया था, ये अगस्त में आया था। ये ध्यान रख लीजिएगा। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। नहीं, इससे संबंधित नहीं है, मतलब हिस्ट्री का है। किस अधिनियम के द्वारा, ये क्रिस लिख दिया गया है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ 18 व्यापार को छोड़कर 18 व्यापार, यहाँ कुछ गड़बड़ा, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान दें। चाय और चीनी के साथ चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। कुल मिला के ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि चाय और चीनी पर प्रतिबंध लगाया गया था, सॉरी इनको छोड़ दिया गया था कि इन पे प्रतिबंध नहीं है। और हाँ ये सही है, फिर 18 कहाँ ऐसे लिखा गया जी। वैसे क्वेश्चन आप जानते हैं ये कई बार पूछा गया है और ये तथ्य बार बार आता भी है, लेकिन इसकी वजह से आप कंफ्यूज मत होइए। सीधा सीधा ये है कि प्रतिबंध लगाया गया था और चाय और चीनी को छोड़ दिया गया था। चीनी नहीं, चीन को। चीन के साथ व्यापार कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी, चाय का व्यापार कर सकती है, बाकी पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। इसका मतलब ये है कि उन चीज़ों पर व्यापार करने के लिए बाकी यूरोपीय कंपनियां भी अपना दावा कर सकती हैं, मतलब व्यापार कर सकती हैं, एकाधिकार नहीं रहा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। और अगर आपने पढ़ाई की है तो मुझे पता है कि आप इसका उत्तर दे चुके हैं। ठीक है, बस ये शब्दों का थोड़ा सा जाल बन गया था तो मुझे ज़्यादा बोलना पड़ा। ये इसका उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि और अच्छे से हो जाएगा। 1813 में 13 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसके चीन के व्यापार तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। इस चार्टर कानून ने ही कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दी थी। तो ये एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान
किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? ये पूछा गया है और दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है। और जब मैं कहता हूँ दोनों परीक्षाओं में, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यूपीएससी और यूपीपीसीएस में ही पूछा गया। बीपीएससी में भी ये प्रश्न आपको दिखेंगे और बीपीसीएस परीक्षाओं में दिखेंगे, कई सारे वनडे एग्जाम्स में दिख जाएंगे। तो ये तथ्य महत्वपूर्ण है। द फ्री इंडियन लीजन, ये आपको ध्यान रखना है। लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस और वीडी सावरकर, किसने सेना बनाई थी? सोच लिया आपने? सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। थोड़ा सा आप इसको याद कर लीजिए, 1941 की बात है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर, तो जर्मनी में, और वहाँ की विदेश मंत्रालय से इन्होंने सहायता ली थी। और ठीक है, द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किया था, पर्चे छपवाए थे, ये सब कुछ तथ्य हैं, ध्यान रख लीजिए। 1927 में बटलर कमेटी बनाई गई थी, बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएससी ने भी पूछा है इसको। बटलर कमेटी, इसका उद्देश्य क्या था? पहला, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना और भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ये 4 ऑप्शंस हैं। ये याद करने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। सोच लिया आपने? इसका सही उत्तर है डी। ये पहले तो आप इस वर्ष को याद रख लीजिएगा, पूछ लिया जाता है। 1927 वाला ये वर्ष आप याद कर लीजिए। बटलर समिति थी। भारतीय रियासत समिति भी इसको कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसका दूसरा नाम पूछ लिया जाता है, तो ये आप याद रखिए। इसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार, उस समय की भारत सरकार अंग्रेजों की, तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और बाकी संबंध, यहाँ पे लिखा कट गया है, कोई बात नहीं आप समझ गए, वही समझ जो ऑप्शन में था उसको ठीक करना था। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में लगाना है। और ये 1-2 प्रश्न तो हर साल आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी और गांधी इरविन समझौता। थोड़ा याद करिए, अभी मैंने एक ट्रिक बताई है, अगर आपने पढ़ा है तो वो काम कर जाएगी। कूट में दिखा देता हूँ, इसको ध्यान रख लीजिए। ये कूट है, उसके आधार पे थोड़ा गेस कर लीजिए। और इससे भी बात नहीं बन रही है तो यहाँ देख लीजिए, बस याद करना ज़रूरी है, ये याद रखिए। गांधी और इरविन के बीच लंबी बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी हुई थी 1931 में। कराची अधिवेशन हुआ था 1931 मार्च में। ठीक है, 26-31 मार्च तक, और ये 23 मार्च की बात है। उसी बीच गांधी जी का काफ़ी विरोध हुआ था। ठीक है, कि आपने जानबूझ के नहीं बचाया, या जो भी इस तरह की बातें थी, तो ये ध्यान रखिए। इसके बाद इसी में ये प्रश्न पूछा जाता है, गांधी इरविन समझौते की संपुष्टि हुई थी कि हाँ ठीक है हम इसको मानते हैं, और फिर जो आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसे स्थगित किया गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो सितंबर 1931 में हुआ था। ये आसपास की घटनाएं हैं, थोड़ा डेट पर भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे उसमें शामिल होने वाले, ये भी पूछा गया है, तो ये ध्यान रख लीजिए। बाकी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? यह इंपॉर्टेंट है। 1927, 1928, 1929 और 30 कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखा था, उसको भी आप याद कर लीजिए, हम उस पर बात करेंगे। टॉप 300 में भी उसकी नोट दी गई। फिलहाल इसका बताइए, सोच लिया? देखिए 1929 में दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, और उस समय उन्होंने नेहरू रिपोर्ट वाला मैं कह रहा था, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये पूछा जाता। नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप, नेहरू रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी उसके खिलाफ आपका ये, इनकी तो अनबन चलती रहती थी,
दोनों का दृष्टिकोण अलग था। इन्होंने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग मतलब अलग चुनाव क्षेत्र की पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। और भी कुछ इसके प्रावधान हैं, यूपीएससी पूछ लेती है। अगर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो टॉप 300 नोट में आपको मिला होगा। हालांकि एक कन्फ्यूजन दूर कर दे, टॉप 300 यूपीएससी वाले ग्रुप में दिया जाता है, और ये वाली जो नोट है ये पीसीएस वाली, ये वाली मतलब 35 साल वाली फैक्ट बुक, ये सब पीसीएस ग्रुप में। तो आगे बढ़ें। भूदान आंदोलन आपने सुना है, मेंस में भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कब शुरू किया गया था, मतलब किस राज्य में शुरू किया गया था, कब भी पूछा जाता है, अभी आप जान जाएंगे। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में। अब हर प्रश्न का जवाब उत्तर प्रदेश तो हो नहीं सकता। बताइए, देखिए यहाँ कुछ तथ्य हैं, आप ध्यान रखिए। विनोबा भावे का नाम याद रख लीजिएगा, भूदान आंदोलन से संबंधित हैं, इन्होंने शुरू किया था, ये पहला तथ्य है। 1951 में शुरू किया गया था, ये एक तथ्य है। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से शुरू किया गया था। अभी तेलंगाना तो अभी बना है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के यह स्पष्ट कर दिया जाए कथन में कि भाई हम मान के चल रहे हैं कि आप इसे स्वतंत्र माने, तब आप अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ऑप्शन दे दिया गया तो आप तेलंगाना चुनेंगे, आंध्र प्रदेश नहीं चुनेंगे। ठीक है, बाकी ठीक है, ये सामान्य सी बात नहीं, आप पढ़ लीजिए इनको। 1920 में किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया था, यह तथ्य यूपीएससी ने भी पूछा है, तो थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। आपको पता है मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि यूपी और यूपीएससी वाला जो है दोनों को मिक्स में क्यों कर देता हूँ, ये उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जो पीवाईक्यू देखते हैं। अब भाई मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, 35 सालों की पीवाईक्यू मैंने देखा है, बार बार पढ़ा रहा हूँ, तो इतना तो समझ में आ ही गया है कि बहुत सारे यूपीएससी के जो तथ्य हैं वो यूपी पीसीएस में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं प्री के, और यूपी पीसीएस में पूछे गए प्रश्न यहाँ पूछ लिए जाते हैं। जैसे सत्यमेव जयते वाला जब क्वेश्चन पूछा गया था उसके बाद से तो एकदम भीड़ लगी हुई है, हर टेस्ट सीरीज़ में आपको मिल जाएगा। वो कहाँ है, यूपीएससी ने पूछा, उससे लगभग 10-12 साल पहले, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है लेकिन कई साल पहले यूपी पीसीएस में पूछा गया था। तो ये तथ्य घूमते रहते हैं इधर उधर। यूपीएससी वाले यूपी पीसीएस का कॉपी करते हैं, ऐसा कहना उतना उचित नहीं है, लेकिन यूपी पीसीएस वाले यूपीएससी की कॉपी करते हैं, ये पक्का है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। तो किसने अपना नाम बदल लिया था भाई, ये है पहला ऑप्शन, ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन और द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये सोच लिया, ट्रिक लगा लिया। देखिए इसका जो उत्तर है वो ए है, होम रूल आंदोलन जो है उसका नाम बदल दिया गया था, इसका नाम बदल दिया गया था आगे चल के। देखिए 1916 में गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, ये अप्रैल की बात है, इन्होंने शुरू किया था, सितंबर में एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ये तथ्य घुमा फिरा कर कई बार पूछा जाता है। और 1920 आते आते इसका नाम महात्मा गांधी जी ने ये बदल के कर दिया था स्वराज सभा, उस समय अध्यक्ष थे गांधी जी, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है। गदर पार्टी आपने पढ़ा है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है यहाँ से। तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भावना नहीं भाखना ऐसे कुछ है, और केसर सिंह, पंडित काशीराम। तो आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा अभी तक। देखिए इसका उत्तर बी है, और देखिए वहाँ भावना लिखा था, यहाँ भाखना लिखा, भाखना ज़्यादातर कई जगहों पे लिखा रहता है, आप समझ जाएंगे। तो गदर पार्टी, इसका उद्देश्य यही था कि मतलब हिंसक तरीके भी अपना सकते हैं, और भी कुछ तरीके अपनाए थे। संस्थापक अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह भाखना। अमेरिका और कनाडा, ये पूछा जाता है अक्सर कि ये इसका कार्य क्षेत्र कहाँ था, वहाँ के भारतीयों ने इसे 1913 में बनाया था, ये भी ध्यान रखिए, तथ्य पूछा जाता है। यह हिंदुस्तानी गदर नाम का पत्र भी निकालती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है,
उर्दू, गुजराती, पंजाबी में। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब थोड़ा कठिन प्रश्न है ये, आपको बताना है कि कौन किस क्रम में, मतलब कौन पहले से अंत तक कौन अध्यक्ष बना था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सरोजनी नायडू। इसके लिए आपको एक लिस्ट दी गई है मॉडर्न हिस्ट्री में, उसमें सारे अध्यक्ष दिए गए हैं, वहाँ से आप याद कर सकते हैं, फैक्ट बुक में भी मिल जाएगा। फिलहाल अभी याद करिए तुरंत, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, ट्रिक लगा लीजिए अभी जो मैंने बताया था, और फाइनल कर लीजिए। चलिए मैं उत्तर दिखा देता हूँ, तो अब मिलान कर लीजिए। महात्मा गांधी केवल एक बार अध्यक्ष बने थे 1924 में, तो ये आप ध्यान रखिए। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना है, बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। यहाँ एक और तथ्य है जो आपको ध्यान रखना है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ये आपको याद रखना है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो है ये 1929 में लाहौर अधिवेशन में थे, 1936 में लखनऊ अधिवेशन, 1937 में फैजपुर अधिवेशन में थे, तो ये आप ध्यान रख लीजिए। और पटेल साहब जो है 1931 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो इस हिसाब से आपने देख लिया, इसको याद कर लीजिएगा। कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर। 4 ऑप्शंस हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी विवेकानंद। बताइए, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद है तो याद है, नहीं याद है तो ऐसे प्रश्नों को आप स्किप कर सकते हैं एग्ज़ाम में। हालांकि अगर एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये तो नहीं होंगे, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस को हल करने के तरीके बताए जाएंगे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ये कई बार पूछा गया है। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत और दैवी हैं, उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो इस तरह के कथन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में डाल दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इनके प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न रहा। इसके बाद एक आयोग है, कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? विद्रोह हुआ था, उसके बाद से सेना का पुनर्गठन किया गया था, उस पर मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में खूब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उस आयोग का नाम बताइए कि कौन था? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। अगर आपने पढ़ाई की है तो कुछ ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसका सही उत्तर है पील आयोग। जब उसको दबा दिया गया आंदोलन को, तब सेना में देखा गया कि भाई भारतीय ज़्यादा हैं, इनका प्रतिशत कम किया जाए, खासकर उन जगहों पे जहाँ पर महत्वपूर्ण केंद्र हैं अंग्रेज़ों के। तो गठन किया गया, उसके लिए रेजिमेंट को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर बांट दिया गया ताकि और भी भड़काया जा सके। यही सब चीज़ें देख के तो कहा जाता है ना कि बांटो और राज करो की नीति अपनाते थे अंग्रेज, हालांकि उससे ज़्यादा आजकल के नेता अपनाते हैं ये नीति। खैर, बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से अनुपात इतना हो गया, मद्रास, बम्बई में यह अनुपात जो है इतना रखा गया। पील आयोग यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप उत्तर में देखना चाहते हैं तो यह अनुपात भी पूछ लिया जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? यह आपको बताना है। बेजी तिलक, गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट। किसने तुलना की थी करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से? इम्पॉर्टेंट है, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए, ये तो पहले आप कार्यकाल उससे याद कर लीजिएगा, सिर्फ एक याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं। वायसराय, गवर्नर जनरल जो हैं, पूरी लिस्ट आपको दी गई है, यूपीएससी वाले में भी दी गई है और इसमें भी मिल जाएगी आपको फैक्ट बुक में। तो
ये अवहेलना करता था जो हमारे भारतीय हैं, उनकी इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं को। उनका काम ही ये यहाँ कल्याण करने थोड़ी आए थे। तो इसको आधार बना करके गोपाल कृष्ण गोखले ने इसके तुलना जो है औरंगजेब से की थी। तो ये एक तथ्य है, नाम याद रख लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, इसका कारण क्या है बताइए। भूकंप यहाँ आते हैं, दिल्ली वगैरह में भूकंप आते रहते हैं, झटके महसूस होते हैं। तो और उसके ऊपर भी जाइए आप तो फिलहाल इसका रीज़न आपको बताना है। ज्वालामुखी की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, मूंगे बनने की क्रिया की वजह से, या इन सभी की वजह से, किसकी वजह से यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं या उसकी संभावना बनी रहती है। आसान है, इसको तो आप कर ही सकते हैं भाई। प्लेटें जो हैं वो जा रहे हैं, जैसे जो हमारा, एक मिनट, जो भारतीय प्रायद्वीप है ये वाला असली ओरिजिनल इतना ही था। बाकी इधर का जो हिस्सा बना हुआ है ना, ये पहले गड्ढा था, फिर यहाँ पे कुछ पर्वत बन गए, कुछ मैदान बन गया। तो ये प्लेट इधर जा रही है, यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, टेक्टोनिक क्रिया हो रही है। तो ये बेसिक सी चीज़ है। अच्छा, निम्नलिखित नगरों में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है। कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप जानते हैं करंट में भी कुछ प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं, चर्चित शहरों को पूछ लिया जाता है। कोई राष्ट्रपति बन गया है दुनिया में कहीं, हालांकि ऐसे नहीं कहीं भी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण देश जो चर्चा में रहते हैं वहाँ के राष्ट्रपति नए नए बने हैं, प्रधानमंत्री बने, तो पूछ लिया जाता है। तो उस एंगल से इसको रखा गया है। साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट कहाँ पर है। प्रिटोरिया में, डरबन में, जोहान्सबर्ग में, केप टाउन में। ये फैक्ट है, आपको याद कर लेना चाहिए। ये केप टाउन में है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा इसको आप चाहें तो और पढ़ सकते हैं। अफ्रीका की संसद केप टाउन में है, जबकि सीट ऑफ गवर्नमेंट प्रिटोरिया में है। केप टाउन को दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक राजधानी कहा जाता है। ये थोड़ा सा ये दो तथ्य हैं, याद कर लेंगे तो लाभ हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, दिनांक रेखा खींची जाती है, इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से खींची जाती है? अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, या अटलांटिक महासागर से होकर? बताइए, सोच लिया? इसमें एक और तथ्य है, पता नहीं लिखा है कि नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा। इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर। जो तिथि रेखा है वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, और उसको अगर आप पार करेंगे, मान लेते हैं ये प्रशांत महासागर है, ठीक है, इधर एशिया है, ये मान लेते हैं चीन है, ये भारत है, या ऑस्ट्रेलिया है, या उत्तरी अमेरिका है, या दक्षिण अमेरिका। इधर से कहीं से ये उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, शायद मैंने गलत, इधर से ये रेखा गुजरती है, तिथि रेखा। कई जगहों पर मुड़ी हुई आपने देखा होगा। फिलहाल इसको हम पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यानी कि उस रेखा के, जैसे मान लीजिए रेखा खींच दी, इस दिन कोई और दिन है, मतलब इस तरफ, और इस तरफ कोई और दिन है। यानी कि एक व्यक्ति को यहाँ खड़ा है तो यहाँ आ रहा है, एक कदम इधर रखा तो सोमवार को आ गया, ठीक है, एक कदम इधर रखा तो वो रविवार को पहुँच गया। और यहीं से एक चीज़ आप समझ लीजिए कि कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि तिथि रेखा के पूरब में स्थित स्थान और पश्चिम में स्थित स्थान, कौन आगे होता है, कौन पीछे होता है। ध्यान रखिएगा, पूरब में स्थित स्थान समय में आगे होते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि ये तिथि रेखा है, यहाँ पर कोई देश, मान लेते हैं जापान है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। जापान पे सबसे पहले सूरज की रोशनी आ रही है, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब काउंट करने के लिए कहीं तो शुरुआत करना पड़ेगा ना, पृथ्वी गोल है तो। फिर इधर एशिया में और भी देश हैं, इधर मान लेते हैं भारत है, फिर आप आ जाएंगे अरब के देश हैं, या अफ्रीका है, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो पूरब के जो स्थान हैं वो समय में आगे होते जाते हैं, ठीक। तो ये आप पूरा चक्कर लगा के एक बार इधर आएंगे तो ये एक दिन पीछे हो जाता है 24 घंटे में। तो उस हिसाब से ये जो रेखा है, तिथि रेखा के पूरब में स्थित स्थान समय में आगे होते हैं, दिन आगे होता है, और पश्चिम में स्थित स्थान जो है वो, एक मिनट, ये पश्चिम इस एंगल से देखिए, मैंने जो बताया कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा भूगोल पढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी एग्जैक्ट जो बताया वो गलत ही है भूगोल की दिशा के हिसाब से। देखिए ये दिशा होती है, ये पूरब हुआ, ये
पश्चिम हुआ। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, ये पश्चिम है और ये पूरब है, ये तो बड़ी कन्फ्यूजन हो गई। ये तिथि रेखा है, ठीक है, और ये पूरा इधर घूम के आया है। तो इसलिए जब आप मुझे अब मैप बनाना पड़ेगा क्या, जैसे मान लीजिए भारत है, ये चीन वगैरह हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर अमेरिका हो गया। तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो यहाँ से खड़ा होकर देखेंगे इस जगह पे तो ये पूरब है, ये पश्चिम है प्रैक्टिकली। लेकिन मैपिंग के हिसाब से जब आप देखेंगे तो ये तिथि रेखा के बाद यहाँ से दिन शुरू होता है, तो यहाँ से हम घूम के जाएंगे, ये पीछे हो जाएगा, ठीक है। उस एंगल से हम कह रहे हैं कि ये पश्चिम हो जाएगा। नहीं तो पता चले कि आपने ये वाला पढ़ा है कि ये तो ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप कितना समझें, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर कोशिश कर देता हूँ। देखिए, जब मैप हम पढ़ते हैं और रीजनिंग जब पढ़ते हैं और दिशा निकालनी होती है तो एक सेकेंड, हम एक फार्मूला अपनाते हैं कि ऐसे हमने रेखा खींच दी, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये गोला है। इस गोले में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे करेंगे, ये जगह यहाँ पे अभी घूम के यहाँ पे चली गई, फिर घूम के यहाँ पे आ गई, फिर तो यही जगह कभी पूरब में चली जा रही है, कभी पश्चिम में चली जा रही है, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में। तब तो एक ही जगह एक ही चीज़ हमेशा अपनी जगह बदल रही है ना, उसको कहाँ रखेंगे। ये पूरब में है, मान लीजिए अमेरिका एक दिन पूरब में है, अगले दिन पश्चिम में है, फिर पूरब में है, फिर पश्चिम में, तो फिर दुनिया में कोई भी चीज़ निर्धारित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, डेट नहीं तय हो पाएगा। इसीलिए एक रेखा खींच दी गई, भाई इस रेखा के इधर जो है उसको हम पश्चिम में मानेंगे, इधर जो है वो पूरब में मानेंगे, ठीक है। अब ये गोलवा पूरा घुमा देंगे, मान लीजिए ये वाला हिस्सा हमने काट दिया और उसको हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये पूरा पूरब का हिस्सा हो गया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। इसलिए एक फिक्स जगह की जाती है। अब ये घूमता रहेगा तो भी हम मानेंगे कि यहाँ से तिथि रेखा से पश्चिम में जो है, इधर जाएंगे तो ये पश्चिम में पड़ेगा, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, और इधर से घूमते हुए जाएंगे तो ये पूरब में पड़ेगा, ठीक है। और पूरा एक ऐसे गोला खींच देते हैं, वो अलग चीज़ बनती है, बाद में पढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की है समझाने की। अब नहीं समझ में आ रहा है तो आप, AI का ज़माना है, ChatGPT से पूछ सकते हैं, दिशा के बारे में थोड़ा सा यूट्यूब पे और वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा, उतनी दिक्कत नहीं। हाँ, ये बताइए कौन सुमेलित नहीं है। 1 मिनट, हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है। हाँ, ये पूछा जाता है, ये वाला कितने डिग्री की होती है ये पूछ लिया जाता है, और समय में आगे पीछे मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ, कितने जगह से मुड़ी है ये रेखा, ये पूछा जाता है। ये किसी देश से होकर नहीं गुजर सकती, जो बीच में द्वीप आ जाते हैं तो वहाँ से मोड़ दिया जाता है। नहीं तो एक ही देश में कुछ लोग सोमवार में जी रहे हैं, कुछ लोग रविवार में जी रहे हैं, वो गड़बड़ा जाएगा। तो ये एक चीज़ बतानी थी, भूल गया था। हाँ, ये बताइए कौन सुमेलित नहीं है। रिसर्च सेंटर्स हैं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, थुम्बा केरल में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में, और पोखरन राजस्थान में। कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। हर साल एक प्रश्न आता है रिसर्च सेंटर से, चाहे वो साइंटिफिक हो चाहे एग्रीकल्चर का हो, कहीं न कहीं से आ जाता है। देखिए, रिसर्च सेंटर प्रक्षेपण केंद्र ये हैं। श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। थुम्बा कहाँ है, केरल में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में है, और पोखरन जो है ये राजस्थान में है। तो आपको उत्तर मिल गया। और एग्ज़ाम में सही उत्तर तक पहुंचना है, ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, अभी भी समय है, जल्दी से नोट ले लीजिए, फैक्ट बुक ले लीजिए, 35 साल वाली नोट ले लीजिए। बाकी जो पर्सनल गाइडेंस है, मेंस आंसर राइटिंग, उन सब का लाभ तो आपको मिल ही रहा है। तो जाइए नीचे कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आपको सुविधा हो जल्दी से नोट ले लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, बार बार रिवाइज़ करिए, ठीक है जी। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।